दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सुंदर राजकुमारी और जादुई गुलाब की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अमेरिका में एक खूबसूरत साम्राज्य था, जहाँ पर एक राजा रहता था। राजा अपने राजकाज से बहुत खुश था। वो प्रजा में बहुत ही मशहूर था। सभी लोग राजा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक बात उसके खुशनुमा मिजाज को खराब कर देती थी कि वो अपनी बेटी रपुंजल के लायक राजकुमार कैसे ढूंढे। राजकुमारी रपुंजल अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थी। उसकी हिरनी जैसी आँखें, उसकी खिलखिलाती हंसी, ऐसे जैसे मानो सभी कलियां खिल गई हों। वो जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही समझदार भी थी। रपुंजल को कविताएं लिखने का बहुत शौक था। बड़े से बड़े कवियों की कविताएं उससे बेहतर कोई भी नहीं बोल सकता था। रपुंजल, मेरी बेटी, तुम बहुत ही गुणवान हो। मैं तुम्हारे लायक राजकुमार कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा, ये सोचकर मेरा दिल बैठ जाता है बेटी। पिताजी, आप चिंता मत करिए। ऊपर वाले ने जरूर मेरे लिए किसी खास इंसान को बनाया होगा। बस मुझे उसे ढूंढने की देरी है। आखिर वो खास इंसान कहाँ मिलेगा मेरे मर जाने के बाद? पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई, जिसमें दूर दूर से लोग रपुंजल से विवाह करने की इच्छा से आए थे। लेकिन उस सभा में रपुंजल खुद नहीं आई, बल्कि उसका मंत्री एक पत्र लेकर आया। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी नीला गुलाब ढूंढ कर ले आएगा, राजकुमारी रपुंजल उसी से विवाह करेंगी। ये सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक गए। कुछ लोगों को लगा कि राजकुमारी रपुंजल की शर्त बहुत ही अजीब है, क्योंकि नीला गुलाब मिलना असंभव है। वहीं उनमें से कुछ लोगों ने इस शर्त को पूरा करने की कोशिश की और नीले गुलाब की तलाश में निकल गए। उन्हीं में से एक राजकुमार था, जिसका नाम भैरव था। वो शर्त को पूरा करने के लिए राज्य की सबसे बड़ी फूल की दुकान में गया और उसने दुकानदार से बोला, मुझे एक नीला गुलाब चाहिए, जिसकी कीमत चाहे कुछ भी हो। माफ कीजिएगा, मेरे पास नीला गुलाब नहीं है, और न ही मैंने आज तक नीले गुलाब को कभी भी देखा है। मेरे पास बाकी सभी रंगों के गुलाब हैं, लाल, सफेद, हरे, पीले, सब। आपको इसमें से कोई भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। नहीं, मुझे नीला गुलाब ही चाहिए, और वो मुझे हर हाल में चाहिए। तुम कहीं से भी लेकर आओ, मुझे 2 दिन के अंदर ही वो गुलाब चाहिए। मैं फिर आऊंगा, और अगर मुझे नीला गुलाब नहीं मिला तो मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। ये सुनकर वो दुकानदार बहुत ही ज्यादा डर गया। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर नीला गुलाब वो कहाँ से लेकर आए। तभी उसके दिमाग में एक बढ़िया तरकीब आई और फिर उसने सफेद गुलाब को नीले रंग में रंग दिया। 2 दिन बाद जब राजकुमार भैरव गुलाब लेने दुकान पर आया, तो उस दुकानदार ने बड़े ही गर्व से उसके सामने वो नीला गुलाब रख दिया। ये हुई ना बात, बहुत खूब। और फिर राजकुमार भैरव उस गुलाब को लेकर राजकुमारी रपुंजल के पास आता है। फिर राजकुमारी उस गुलाब को उठाकर देखने लगती है। नहीं, ये तो सफेद गुलाब है। इसे किसी बहुत ही जहरीले डाई में डुबाकर नीला किया गया है। अगर कोई प्यारी सी तितली इस गुलाब पर बैठी तो वो मर जाएगी। वापस रख लो इसे। मुझे डाई किए हुए गुलाब नहीं चाहिए, और ना ही झूठ बोलने वाला पति। दफा हो जाओ यहाँ से। राजकुमार भैरव ने शर्म से अपना सर नीचे झुकाया और महल से चला गया। और भी बहुत सारे लोगों ने भी नीले गुलाब के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए।
और कुछ लोग तो दुनिया के दूसरे कोने तक उसकी तलाश में निकल गए। तो कुछ लोगों ने जादूगरों और ज्योतिषों की मदद ली। आखिरकार सभी लोग नीला गुलाब ढूंढने में असफल रहे। आखिरकार जब कोई भी नीला गुलाब नहीं ढूंढ पाया, तब एक जोहरी ने खूबसूरत नीलम से गुलाब बनाया और हाथ में लेकर राजकुमारी रपुंजल के पास गया। राजकुमारी, मैं आपके लिए ये नीला गुलाब लेकर आया हूँ। और फिर राजकुमारी उस कीमती गुलाब को अपने हाथ में उठाकर देखने लगी। देखिए, ये तो गुलाब है ही नहीं, ये तो नीलम है। मुझे कीमती चीजों की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। वो जोहरी शर्मिंदा होकर सर झुकाए वहाँ से वापस आ जाता है। कई महीने बीत जाते हैं और अब कोई भी नीला गुलाब ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। एक बार राजकुमारी रपुंजल जंगलों में घूम रही थी, लेकिन घूमते घूमते वो जंगलों में काफी दूर चली जाती है। तभी उसे अचानक से शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। हे ऊपर वाले, ये तो शेर की आवाज है, अब मैं क्या करूं? रपुंजल कुछ सोच पाती कि तभी शेर उसके सामने आ जाता है और रपुंजल बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है। तभी अचानक वो किसी युवक से टकरा जाती है। फिर वो युवक आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ता है। शांत हो जाओ जंगल के राजा, वापस चले जाओ, वापस जाओ। उस युवक के इतना बोलते ही शेर बिल्कुल शांत होकर वहाँ से वापस चला जाता है। ये देखकर रपुंजल को बहुत ही आश्चर्य होता है और वो बोलती है, तुम कौन हो? तुम हमारे राज्य के तो नहीं मालूम होते और तुमने शेर को कैसे सम्मोहित किया? तुम्हारी बात सुनकर शेर वापस कैसे चला गया? वो युवक रपुंजल की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, मैं ढोलकपुर का राजकुमार इंद्र हूँ और मैं यहाँ अपने नीले गुलाब को लेने आया हूँ। नीला गुलाब? आप नीला गुलाब क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने सुना है कि इस राज्य की राजकुमारी को जो कोई भी नीला गुलाब ढूंढ कर देगा, वो उसी से विवाह करेंगी। तो बस फिर क्या था, मैं भी आ गया अपनी किस्मत आजमाने। तो फिर क्या लगता है आपको, आप नीला गुलाब ढूंढने में सफल होंगे या नहीं? क्योंकि इस कार्य को आज तक कोई भी नहीं कर पाया। कोई काम भी ऐसा नहीं बना है जो इंद्र से ना हो पाए। वाह, क्या बात है, बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो। देखते हैं नीला गुलाब आप ढूंढ पाते हैं या नहीं। अजी, नीला गुलाब तो मेरे सामने ही खड़ी है। ये आपकी नीली नीली आंखें, गुलाबी गाल, आप तो अपने आप में खुद ही नीली गुलाब हो। आपसे बढ़कर कोई गुलाब हो ही नहीं सकता। आप ही हो नीला गुलाब। ये सुनकर राजकुमारी रपुंजल बहुत खुश होती है और उस युवक को अपने साथ अपने महल में लेकर आती है और अपने पिता को वो सारी बातें बता देती हैं। इंद्र बेटे, शर्त के मुताबिक तुमने नीला गुलाब ढूंढा है, क्योंकि मेरी बेटी ने प्रण लिया था जो उसे नीला गुलाब ढूंढ कर देगा, उसी से उसका विवाह होगा। और आज तक इस पहेली को कोई भी सुलझा नहीं पाया, लेकिन तुमने उसे देखते ही पहचान लिया। ये तो बहुत खुशी की बात है महाराज। रपुंजल से विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और फिर बहुत ही धूमधाम से राजकुमारी रपुंजल और राजकुमार इंद्र का विवाह हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। चंदनपुर नाम के गांव में कोमल नाम की एक लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। कोमल, महेश और संगीता तीनों एक साथ में हंसी खुशी से रहते थे। महेश ज्यादातर शहर में ही रहता था, क्योंकि महेश शहर में एक 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन महेश 1-2 दिन के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए गांव आता है और आते वक्त कोमल के लिए एक सुंदर सा तोहफा लेकर आता है और उससे कहता है, कोमल बेटा, ये लो तुम्हारा तोहफा।
गिफ्ट पाकर कोमल बहुत खुश होती है। ओह वाओ! थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। और 2 दिन के बाद महेश फिर से शहर चला जाता है और कोमल और संगीता भी अच्छे से रहती हैं। लेकिन एक दिन अचानक संगीता बेहोश होकर गिर जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। फिर जब महेश को इस बात का पता चलता है तो महेश तुरंत ही गांव में आता है, जहां पर डॉक्टर उससे कहती है, देखिए महेश जी, पेशेंट के पास बहुत कम वक्त है। उनकी बीमारी का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। ये एक अनजान बीमारी है और इसके ऊपर अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है। इसलिए अच्छा होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वाइफ के साथ समय बिताइए। ये सुनकर तो मानो महेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। फिर महेश एक कोने में खड़ा होकर बहुत रोता है। फिर महेश और कोमल संगीता को लेकर घर आ जाती हैं और महेश उसकी अच्छे से देखभाल करने लगता है। कोमल भी महेश के साथ मिलकर अपनी माँ की देखभाल करती है। लेकिन फिर एक दिन, अरे बेटा कोमल, तुम आज से वापस स्कूल जाओ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ की अच्छे से देखभाल कर लूँगा। अच्छा ठीक है पापा। उसके बाद कोमल जाकर अच्छे से तैयार हो जाती है और स्कूल चली जाती है। वो स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। लेकिन कोमल के स्कूल से लौटते ही उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ के पास बैठकर रो रहे हैं। और फिर, पापा क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो इतना? माँ तो ठीक है ना पापा? कोमल, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई बेटा। ये सुनते ही कोमल भी जोर जोर से रोने लग जाती है। संगीता की मौत के बाद कुछ दिन बीत गए। फिर महेश के कुछ रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि कोमल अभी छोटी है तो उसे इस उम्र में माँ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर अपने रिश्तेदारों के बार बार समझाने पर महेश दूसरी शादी कर लेता है। महेश की दूसरी पत्नी का नाम चंदा था। चंदा एक बहुत ही अच्छी औरत थी। चंदा के पहले पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और चंदा की भी कोमल की उम्र की एक लड़की थी जिसका नाम हिमांशी था। शादी के कुछ दिनों बाद ही महेश वापस शहर चला जाता है और अब घर में कोमल, चंदा और हिमांशी ही थी। चंदा अपनी दोनों बेटियों की अच्छे से देखभाल करने लगती है और तीनों एक साथ खुशी से रहती हैं। कोमल को कभी भी नहीं लगा कि चंदा उसकी सौतेली माँ है। इधर चंदा ने भी कभी भी कोमल को सौतेली होने का एहसास नहीं करवाया। वो अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन चंदा को महेश का कॉल आता है। हेलो चंदा, मैं इस महीने गांव कुछ भी पैसे नहीं भेज सकता। क्यों जी, क्या बात है? चंदा, 15 दिन हुए मेरी नौकरी चली गई है और मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली है। ठीक है जी, हम यहाँ पर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप बस अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है चंदा, अब मैं फोन रखता हूँ। और फिर चंदा उस दिन ये सोचती है कि क्या किया जाए। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, तो वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, बेटा कोमल और हिमांशी, तुम्हारे पापा का भी फोन आया था। क्या हुआ माँ? सब कुछ ठीक तो है ना? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? माँ बोलो ना। बेटा, तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई है और वो इस महीने हमें कुछ भी पैसे नहीं भेज सकते, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। अरे माँ, आपको तो हर तरह के लहंगे सिलने आते हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर वही काम करते हैं?
हाँ बेटा, मैंने भी तुम दोनों को यही बताने के लिए बुलाया था और तुमने वही कह दिया। लहंगा सिलने का काम? आप दोनों को लहंगा सिलना आता है क्या? हाँ बेटा, मैं जब मेरे मायके में थी तभी मैंने लहंगा सिलना सीखा था और शादी के बाद घर बैठकर मैं यही काम करने लगी थी और मुझे देखते देखते हिमांशी भी ये काम सीख गई। लेकिन माँ, मुझे तो लहंगा सिलना नहीं आता है। बेटा, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगी तुम्हें लहंगा सिलना। चंदा शादी के बाद आते वक्त अपने साथ जो कुछ पैसे लेकर आई थी, तो उन पैसों से ही चंदा ने एक दुकान किराए पर लेकर लहंगे सिलने की दुकान खोल ली। चंदा और हिमांशी को लहंगा सिलना आता था। वो दोनों अच्छे से लहंगे सिलने लगी और जब वक्त मिलता तब चंदा कोमल को भी लहंगा सिलने का काम सिखाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब कोमल को हर तरह के लहंगे सिलना आ गया था। उन तीनों माँ बेटी की डिजाइन इतने अच्छे होते थे कि कुछ ही दिनों में इनके बनाए हुए लहंगों की तारीफ सभी जगहों पर होने लगी। फिर चंदा की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत आती है। मैडम, मैंने आपकी दुकान की बहुत ही तारीफ सुनी है। धन्यवाद मैडम। कहिए, आपको किस तरह का लहंगा चाहिए? मैडम, हमें हमारे शॉप में बेचने के लिए हर तरह के स्टाइलिश पूरे 200 लहंगे चाहिए। 200 लहंगे? हाँ मैडम, क्या हुआ? आपसे ये ऑर्डर नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया है ना, इसलिए। ठीक है, आप मुझे 20 दिन में 200 लहंगे बनाकर दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। ये लीजिए आपका एडवांस। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर चंदा, कोमल और हिमांशी ने दिन रात मेहनत करके 200 लहंगों का ऑर्डर 15 दिनों में ही पूरा कर दिया और कुछ दिन घर में ही आराम करने लगी। फिर 2 दिन आराम करने के बाद जब वो फिर से दुकान पर गयी, तो दुकान में ऑर्डर के सारे लहंगे चोरी हो गए थे। ये देखकर तीनों माँ बेटियाँ रोने लगी और हाय, हमने इतनी मेहनत से इतना बड़ा ऑर्डर पूरा किया था, लेकिन सारे लहंगे चोरी हो गए। अब हम उस मैडम को क्या जवाब देंगे? तभी वहाँ पर एक लहंगा था। जब से दुकान खुली थी तब से किसी ने भी उसे नहीं खरीदा था। तभी वो लहंगा अचानक से बोलने लग गया। सुनो चंदा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ पर? यहाँ देखो, मैं एक लहंगा हूँ। जब चंदा ने वहाँ देखा तो वो एक लहंगा था। चंदा को अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कैसे बोल सकता है। अरे, तुम कैसे बोल सकते हो? चंदा, मैं कोमल की माँ का जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रुको। फिर वो लहंगा अपने जादू से चोरी हुए सारे लहंगे को वापस लेकर आ जाता है। फिर ये देखकर चंदा, हिमांशी और कोमल बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर 2 दिन बाद वो मैडम आकर उन्हें पूरे पैसे दे देती हैं और अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। जादुई लहंगे की वजह से चंदा का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था। फिर चंदा ने वो लहंगा अपने घर में सुरक्षित रख दिया और महेश को भी फोन करके वापस गांव बुला लिया और उसका लहंगे का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब उन लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।